शो पर हर फ्राइडे की हमारी ये परंपरा है जिसमें मैं एक वाक्य देता हूं और हमारी मंडली के 6 अलग अलग राइटर्स उसी वाक्य से शुरू करके लिखते हैं 6 नन्ही कहानियां। आज का वाक्य है, आवाज मेरे पीछे कहीं से आई थी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो आवाज। आवाज मेरे पीछे कहीं से आई थी। अम्मी सुनो ना। शादी की भीड़ भाड़ और गहमा गहमी के बीच उस महीन सी पुकार ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने जरा सी गर्दन मोड़कर अपनी बेटी सारा को देखा जो चुपचाप कुर्सियों के पीछे खड़ी थी। कोई दिक्कत है क्या? ये सोचते हुए मैं रिश्तेदारों के बीच से उठकर उसके पास चली आई। क्या हुआ सारा, क्यों बुला रही हो? अम्मी घर चलिए ना प्लीज, उसने कहा तो मैं चिढ़ते हुए बोली, अरे अभी तो आए हैं, कितने जमाने बाद सबसे मुलाकात हो रही है और तुम कह रही हो घर चलें? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अम्मी चलें ना। 18 साल की सारा कैसे छोटे बच्चों की तरह जिद कर रही थी। मैंने थोड़ा डपटते हुए कहा, अच्छा कैसे लगेगा, सबसे मिलो जुलो ना, कई लोग तुमको पूछ रहे हैं। अच्छा इधर आओ, राहत भाई से मिलवाऊं, कितने साल बाद वो बॉम्बे से आए हैं। कहते हुए मैंने उसकी हथेली थाम ली। तुम्हें याद है ना सारा, बचपन में वो कितना चिढ़ाते थे तुमको, लाड़ भी खूब करते थे। आओ ना, अभी खुश हो जाएंगे वो। मुझे नहीं मिलना राहत अंकल से, समझिए आप। सारा मेरा हाथ झटक कर दूर खड़ी हो गई। ये किस अंदाज में बोली थी सारा? ऐसे तो नहीं बोलती वो। मैं एक पल को सन्न रह गई। क्या हुआ बेटा, कोई बात हो गई? मेरे पूछने पर उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आए। बोली, अम्मी आप प्रॉमिस करो राहत अंकल को घर नहीं बुलाओगी, प्लीज अम्मी। सारा की धीमी आवाज मेरे दिल में शोर बनकर उतरने लगी। किसी अंदेशे से दिल धड़कने लगा। मैं उसे थामकर हॉल के दूसरी तरफ ले गई जहां भीड़ कम थी। सारा मेरा दिल घबरा रहा है, क्या बात है बताओ बेटा। अम्मी याद है ना, एक बार आपको किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा था, तब आपने मुझे राहत अंकल के घर छोड़ दिया था 3-4 दिन के लिए। मैं 8 साल की थी उस वक्त, एक छोटी बच्ची। उस बच्ची के साथ उन्होंने बहुत गलत किया, पूरे 3 दिनों तक। वो बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे, मुझे घिन आती है उनसे। आज इतने सालों बाद उन्हें देख के मुझे सब याद आ रहा है। अम्मी मुझे घर ले चलो ना प्लीज। सारा बोल रही थी और उसके गालों पे आंसू ढुलक रहे थे। मेरी आंखों के आगे वो नन्ही सारा घूम रही थी जिसे मैं राहत भाई के यहां से तेज बुखार में घर लाई थी। उस वक्त डरी सहमी सारा का दुख मैं समझ ही नहीं पाई थी। तूने बताया क्यों नहीं था बेटा, उसी वक्त क्यों नहीं कहा मुझसे? मैं उसे सीने से लगाते हुए बोली, कहा था अम्मी, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं थी। मैं बार बार आपसे कहती थी कि अंकल गंदे हैं, अच्छे नहीं हैं, मुझे उनके पास नहीं जाना। तब आप उल्टा मुझे झिड़क देती थी, डांट देती थी। आपने एक बार नहीं सोचा कि एक छोटी बच्ची किसी को गंदा क्यों कह रही है? वाकई मैंने कब सोचने की जहमत की। मैं तो सगे रिश्तों पर अंधा एतबार करती थी, लेकिन आज मुझे सोचना होगा। सारा को यूं नजरें चुराकर यहां से जाने नहीं दूंगी। राहत को आज माफी मांगनी होगी, सबके सामने बेइज्जत होना होगा और सारा के सामने अपने सारे गुनाह कबूलने होंगे। मेरे कदम महफिल की तरफ बढ़ रहे थे। इस दफा बेटी का हाथ मैंने मजबूती से थाम लिया था। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो आवाज। आवाज मेरे पीछे कहीं से आई थी। ठक ठक ठक, साथ ही कुछ भारी और रुंधी आवाज में बेटा बेटा भी सुनाई दे रहा था। कोई मेरी कार का बंद शीशा ठकठका रहा था। उसका चेहरा न तो साफ दिख रहा था और न ही मैं देखना चाहता था। बुरी तरह उकता चुका था मैं।
एक तो इस भयंकर ट्रैफिक जैम में फंसे कोई आधा घंटा हो गया था और ऊपर से भीख मांगने वालों ने नाक में दम कर रखा था। कभी कोई बच्चा पैसे मांगता आ जाता, कभी कोई औरत, और अब ये बुजुर्गवार कहीं से आ पहुंचे थे। मेरी सारी झुंझलाहट बगल में बैठी अपनी पत्नी रजनी पर उतर आई। अच्छे भले घर में बैठे थे, पर नहीं, जिद लगा रखी थी तुमने कि चलो भाई रिनी को रिपब्लिक डे की परेड दिखा के लाते हैं। अब भुगतो ना, जब तक पहुंचेंगे झांकियां वाकियां सब निकल चुकी होंगी। रजनी बोली, पापा के कंधे पे चढ़े हुए न जाने कितनी झांकियां देखी हैं मैंने, प्रभात फेरियां निकाली हैं, खूब जनगण मन गाया है, लहराते तिरंगे को सलामी दी है। वो देशभक्ति का जज्बा भुलाए नहीं भूलता। अपनी रिनी भी तो जाने हैं सब। तभी शीशे पर फिर ठक ठक हुई और मेरे जबड़े कस गए। चिड़चिड़ाहट में सामने दिखती जरा सी जगह में आड़े तिरछे तरीके से कार बढ़ाते हुए मैं बड़बड़ाया, ओफो, कितने बुरे हालात हैं यार। अब तो जहां देखो वहीं भीख मांगते लोग, गंदगी, शोरगुल और जाम। अब कहां रहा वो देश वो देशभक्ति वाला जज्बा। पिछली सीट पर अपनी चॉकलेट निपटाती मेरी 4 साल की बेटी रिनी ने दोहराया, जज्बा। तो हम मुस्कुरा दिए। मुड़कर मैंने उसके हाथ से रैपर लिया और शीशा नीचे करके उसको बाहर फेंक दिया। फिर शीशे को ऊपर कर ही रहा था कि ठक ठक के साथ तभी फिर वही आवाज आई, बेटा सुनो। खींच कर मैंने 10 रुपए का एक नोट निकाला और उसे खिड़की से बाहर निकालते हुए तकरीबन चिल्ला पड़ा, अब और परेशान मत करो बाबा, ये लो और आगे बढ़ो। कुछ पल यूं ही बीते। फिर मैं हैरान रह गया जब बजाय वो नोट लेने के उन्होंने मेरी मुट्ठी में चॉकलेट का वो रैपर थमा दिया जिसे मैंने बाहर फेंका था। मैंने ध्यान से उन्हें देखा तो मेरी नजरें कुछ झुक गईं। वो बुजुर्गवार भिखारी नहीं थे, बल्कि शायद हमारी ही तरह गणतंत्र दिवस की परेड देखने जा रहे थे, क्योंकि उनके दूसरे हाथ में तिरंगा था। वो बोले, मैं तो निकल ही जाऊंगा, पर तुम आगे कैसे बढ़ोगे बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो बोले, अरे तभी तो मैं आवाज दे रहा था बेटा, जल्दबाजी में तुमने कार को गलत तरीके से खड़ी करके जाम और बढ़ा दिया। शायद तुम सुन नहीं पाए, लेकिन तुमने जब रैपर को सड़क पे फेंक दिया तो फिर से मुझे रुकना पड़ा। मैं अवाक रह गया। हमेशा दूसरों पर भुनभुनाता रहा, जबकि मेरी ही हरकतें बहुत गैर जिम्मेदाराना थीं। मैं उनसे कुछ कहता, इससे पहले मुस्कुराते हुए उन्होंने मेरा हाथ थपथपाया और आगे बढ़ गए। कायदे से कार बढ़ाते हुए मेरी निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। खुलते हुए ट्रैफिक के बीच से गुजरते हुए, तेज हवा में फरफराते हुए, उनके हाथ में थामा हुआ झंडा उनसे इस तरह लिपटता जा रहा था कि केसरिया, सफेद और हरे रंगों को समेटे उनकी पीठ तिरंगी होती जा रही थी। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो आवाज। आवाज मेरे पीछे से कहीं से आई थी, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरे भीतर से ही आ रही है। मैं बुरी तरह चौंक गया। आवाज दोबारा आई, रुको, ऐसे नहीं जा सकते तुम। ये तो वाकई बिल्कुल मेरे जैसी आवाज है। मैं तेजी से पलटा तो लगा जैसे आईने के सामने खड़ा हूं। हूबहू वही नैन नक्श, वही चेहरा, वही कदकाठी, यहां तक कि बाल भी वैसे ही, शर्ट पैंट भी ठीक उसी रंग की। मैंने आंखें मली। माना रात के 2 बज रहे थे, लेकिन मैं नींद में नहीं था, बिल्कुल नहीं। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत बांधते हुए पूछा तो सामने खड़ा मेरा हमशक्ल मुस्कुरा दिया। अरे हो कौन? मैं घबरा के चिल्लाया तो पास लगे नीम के पेड़ पर सोई कुछ चिड़िया फड़फड़ा के उठ गईं। सड़क के किनारे नाली में दुबके कुत्ते रिरिया के भौंकने लगे, लेकिन वो वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। सड़क के उस पार बने बड़े से ज्वेलरी शोरूम के डिस्प्ले बोर्ड में लाइट के रंग बिरंगे बल्ब उसके चेहरे पर अजीब आकृतियां बना रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मुझे लगा मेरे पांव बेजान हो रहे हैं, जबान तालू से चिपक गई है। मैंने भीतर की सारी ताकत समेटी और बोला, कौन हो तुम? तुम्हारी सूरत मेरे जैसी कैसे है? वो आदमी उसी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं रविकांत।
मुझे लगा जैसे मैंने बिजली का तार छू लिया हो। रविकांत, ये तो मेरा नाम है। मैंने आंखें बंद की। कोई मंत्र जाप याद नहीं आया, बस तेजी से पलटा और दौड़ लगा दी। सामने जो पहला मोड़ दिखा वहीं मुड़ गया। सांस फूलने लगी तो मैं जरा ठहर गया। तभी पीछे मेरे कंधे पर स्पर्श महसूस हुआ और वही आवाज फिर से, रुको, ऐसे नहीं जा सकते तुम। मेरे हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल और टिफिन का बदरंग झोला हाथ से गिर गया। मैं जल्दी से झुक के उठाने लगा तो उस हमशक्ल ने मेरी कलाई पकड़ ली और बोला, क्या है इसमें? मुझे लगा मेरे सीने में दिल नहीं धड़क रहा, कोई लुहार हथौड़े से वार कर रहा है। मेरे माथे पर पसीना छलक आया, हलक सूखने लगा। मैं वहां से जल्द भाग जाना चाहता था, लेकिन ये कौन था? ये मेरा हमशक्ल जो मुझको जाने नहीं दे रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। जाने दो भाई, देखो तुम जैसा ही हूं। और अचानक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो तेज आवाज में बोला, मैं जानता हूं क्या है इस झोले में। 30 साल ईमानदारी से नौकरी करने के बाद तुमने दुकान से चोरी की। इस उम्र में क्यों अपने दोनों लोग बिगाड़ रहे हो? मैं सन्न रह गया। चोरी नहीं तो? मैं हैरान था, इसे कैसे पता? जिस गहनों की दुकान में मैं सालों से चौकीदारी कर रहा था, आज उसी में हाथ साफ कर लिया था। तंग आ गया था 12-12 घंटे की नौकरी से। तंग आ गया था अंगद के पांव की तरह जमकर बैठी अपनी गरीबी से। झल्लाने लगा था घर वालों की मांगों को रोज रोज ठुकराने से। पिछले 15 दिन की बढ़िया प्लानिंग के बाद आज 2 बड़े जड़ाऊ सेट, 4 कंगन और कुछ सिक्के अपने टिफिन बॉक्स में भरकर लाने में कामयाब हो गया था। बताओ रमाकांत, तुम ऐसे बेईमान, ऐसे चोर कैसे बन गए भाई? कैसे हुए कामयाब इस चोरी में? मालिक आंख मूंद के तुम पे भरोसा करते हैं इसलिए ना? मेरा सर तेजी से घूमने लगा। मैं लड़खड़ाता हुआ वहीं गिरने लगा कि उस हमशक्ल ने थाम लिया। उसके कहे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, बेईमान, चोर। ये क्या कर रहा था मैं? कहां चला गया था मेरा ईमान? मालिक की शक्ल सामने नाच गई। उनका बरसों का भरोसा याद आ गया। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और वापस शोरूम की तरफ दौड़ पड़ा। सब कुछ अपनी जगह वापस रख दूंगा। कोई नहीं जान पाएगा कि कुछ देर को ही सही रमाकांत का ईमान डोला था। कोई नहीं जान पाएगा कि रमाकांत ने बेईमानी की थी, चोरी की थी। कोई नहीं जान पाएगा। नहीं, कोई तो है जो जानता है। मैं अचानक रुककर पलटा तो पीछे कोई नहीं था। सड़क किनारे नाली में कुत्ते एक दूसरे पर लदे सोए पड़े थे। नीम की शाखें एकदम स्थिर। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो आवाज। आवाज मेरे पीछे कहीं से आई थी, तेज ब्रेक की आवाज। मैंने पलटकर देखा, टक्कर मारने वाली गाड़ी धूल उड़ाते हुए निकल गई थी। शायद कोई जमीन पर जख्मी पड़ा था। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर दौड़ कर आए। मर गया क्या? कोई बूढ़ा है? सांसें चल रही। अरे एम्बुलेंस बुलाओ भाई। अरे वो देखो साहब यही है, उनकी गाड़ी में ले चलते हैं। साहब। पुकार सुनने के बावजूद मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया था, जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ा। मुझे नहीं पड़ना था किसी लफड़े में, नहीं बिताना था अपना पूरा दिन किसी अस्पताल में पुलिस के सवालों का जवाब देते हुए। सुबह से दोपहर तक करीब चौथी साइड का मुआयना करने के बाद मैं सीधे घर आ जाना चाहता था अपने पुरसुकून कमरे में, पर आज वहां भी सुकून कहाँ था। सुबह घर से निकले मेरे बाबा अभी तक घर नहीं लौटे थे। अरे तो आपने जाने क्यों दिया? मैं कभी माँ पर चिल्लाता तो कभी प्यार से समझाने लगता। आ जाएंगे माँ, होंगे अपने दोस्तों के साथ। और कहाँ जाएंगे? कुछ तो बता के गए होंगे ना। मैं ये सवाल पिछले 1 घंटे में कितनी बार पूछ चुका था। टहलने गए थे बेटा, जैसे रोज जाते हैं। बोल रहे थे कि फिर अपने किसी दोस्त, वो तेरे सुभाष अंकल, उनसे मिलने। अब तो फोन भी नहीं लग रहा। कहते कहते माँ रो पड़ी। मैं उनकी हथेलियां थपथपाता रहा, संभालता रहा उन्हें। सुभाष अंकल के घर फोन किया?
मैंने पूछा तो माँ बोली, हाँ किया था, उनके घर से कब का निकल चुके। फिर रास्ते में मैं सोचते सोचते रुक गया। माँ, सुभाष अंकल वही तो नहीं जो स्टेडियम से आगे रहते हैं, वो कंस्ट्रक्शन साइट से आगे? हाँ हाँ, वही वही। माँ ने जैसे ही कहा मुझे लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये वही इलाका, वही जगह थी जहां कुछ देर पहले मैं किसी बूढ़े आदमी को गाड़ी की टक्कर से घायल पड़ा छोड़कर आया था। कहीं वो मैं कल्पना से ही कांप गया। मैंने फोन उठाया और उस इलाके के सारे अस्पतालों में बारी बारी से पूछने लगा, पर इस बात का क्या भरोसा कि उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया होगा, वक्त रहते मदद मिल गई होगी। मैं सोचता और सिहर उठता, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे पुलिस को खबर। सोचते हुए मैं घर से निकल ही रहा था कि सामने से बाबा आते दिखे। कहाँ थे आप? इतना गैर जिम्मेदार कोई कैसे हो सकता है? एक कॉल नहीं कर सकते थे? आपका फोन कहाँ है? मेरा सारा डर गुस्सा बनकर निकल रहा था। बाबा हैरान से खड़े मुझे देख रहे थे। अरे क्या हो गया भाई, बताया तो था तुम्हारी माँ को। हो गई थोड़ी देर। और ये फोन? वो जेब से फोन निकालते हुए बोले, ये रहा तुम्हारा फोन। अरे नहीं लगा तो इसमें मेरी क्या गलती भाई? मैंने कस कर उनको गले से लगा लिया। अरे वो मेरा सर सहला रहे थे। अपनों को खोने का डर क्या होता है आज जाना था मैंने। उनका दर्द भी जिनके अपने सच में दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, जो शायद बच सकते हैं हमारी जरा सी मदद से, लेकिन हम इतने स्वार्थी, इतने बेदिल कैसे हो सकते हैं? मैं अब भी बाबा से लिपटा किसी छोटे बच्चे की तरह से सक रहा था। बच्चा जिसने आज कभी न भूलने वाला कुछ सीखा था, एक वादा किया था खुद से, हमेशा हमेशा के लिए। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य लकी राजीव ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो आवाज। आवाज मेरे पीछे कहीं से आई थी, वही आवाज जो मुझे पहले भी एक दो बार सुनाई दी थी। कांपती हुई आवाज, एक डरी सहमी बच्ची की आवाज। मुझे डर लग रहा है, मुझे यहां से ले चलो, मुझे बचाओ। मैंने पलट कर देखा, मेरे आसपास कोई नहीं था। मेट्रो स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग थे और वो भी काफी दूर खड़े थे। दिल्ली की इस सर्द शाम में भी मेरा चेहरा पसीने से भीग गया था। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। एक बार, दो बार नहीं, कितनी बार यही आवाज, यही बातें मुझे साफ सुनाई दे चुकी थी। ऐसा होता है, अक्सर होता है। जो आवाजें हम बहुत सुनते हैं ना, पलट के सुनाई देती हैं। जैसे मुझे तब भी फोन की बेल सुनाई देती है जब फोन बज नहीं रहा होता है। किसी मूवी में देखी सुनी होगी। मेरे दोस्त ने मेरी परेशानी को हवा में उड़ा दिया था। मैं उसे समझा नहीं पा रहा था। मैं साफ साफ कई बार सुन चुका हूं वो आवाज। मुझे डर लग रहा है, मुझे यहां से ले चलो, मुझे बचा लो। वो आवाज अब मेरे सपनों तक पहुंच चुकी थी और आज सपने में मुझे छोटे छोटे हाथ भी दिखे थे। चेहरा धुंधला सा था, बस हाथ मेरी ओर उठे हुए थे और वही रुआंसी आवाज, वही बातें, वही जिद, मुझे घर ले चलो। बगल में सोती हुई बीवी को जगाने के लिए एक बार हाथ बढ़ाया, फिर कुछ सोचकर रुक गया। पूरी रात सर पर पट्टी बांध कर लेटा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज दिमाग की नसें फट जाएंगी। अगली सुबह मैं डॉक्टर के सामने बैठा था। ऐसा कब से हो रहा है आपके साथ? डॉक्टर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए पूछ रहा था। मैंने याद करके बताया, यही करीब 20-25 दिनों से, 1 महीना मान लीजिए। कोई हॉरर मूवी देखी थी क्या रिसेंटली? उन्होंने पूछा। मैंने नाम में सर हिला दिया। किसी रिलेटिव या फ्रेंड की डेथ फेस किया आपने हाल में? डॉक्टर ने एक और कयास लगाया। मैंने एक पल उसके सवाल पर गौर किया और फिर मना कर दिया। डॉक्टर ने पानी का ग्लास मेरी ओर बढ़ाया। रिलैक्स। अच्छा, उस सपने में आपने क्या देखा? आपने बताया कि शक्ल नहीं दिखी, आपने हाथ अपनी ओर बढ़ते हुए देखे और आवाज़ सुनी, राइट? और कुछ देखा? याद करिए। वो सपना याद करते हुए मेरे हाथ में पकड़ा ग्लास हिलने लगा।
मैंने धीरे से बताया, डॉक्टर साहब वो हाथ मेरी बच्चियों के हाथ जैसे थे, छोटी छोटी हथेलियां, पतली पतली उंगलियां। इससे आगे मैं बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कुछ टेस्ट पेपर में लिखे और मुझे लैब में भेज दिया। लैब में घुसते ही मेरा दिमाग एक जानी पहचानी गंध से भर गया। ये वही गंध थी जो उस दिन उस गैर कानूनी अल्ट्रासाउंड सेंटर के अंदर भरी हुई थी। मेरी पत्नी रोती रही, मुझे समझाती रही, लेकिन मैं तीसरी बेटी को दुनिया में लाने को तैयार नहीं था। मुझे आज ये गंध सही नहीं जा रही थी। मेरा दम घुटने लगा था। मैं चक्कर खाकर नीचे गिरने ही वाला था कि फिर से वही आवाज, उसी डरी सहमी बच्ची की आवाज मेरे पीछे से आने लगी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। पापा, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं था पापा? बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो आवाज। आवाज मेरे पीछे कहीं से आई थी। अरे जल्दी कीजिए भाई, और लोग भी लाइन में हैं। रेलवे टिकट खिड़की पर मैंने पलट कर देखा तो पीछे लगी 10-12 लोगों की कतार में वो आवाज एक खूबसूरत खातून की थी। लंबा चेहरा, आंखों में काजल, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने अपने रूममेट अनूप को बताया था जब एक बार उसने पूछा था, तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? हाँ, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि सिर्फ ब्यूटी नहीं, ब्रेन भी होना चाहिए। वो हंस के बोला था, मिल जाए तो हमें भी बताना। देख क्या रहे हैं, प्लीज जल्दी कीजिए, ट्रेन छूट जाएगी। लड़की फिर बोली तो मैंने हड़बड़ा के टिकट बाबू से बात की। अरे भैया चल जाएगा नोट, हमने भी तो किसी से लिया है। अरे कैसे चल जाएगा? बाबू पान चबाते हुए बोला। नकली नोट लिए खड़े हो, कह रहे हो चल जाएगा? 500 में गांधी जी तो है ही नहीं है, देखो। मैंने नोट ऊपर उठाकर देखा तो वाकई नकली था। भैया बहुत झोल चल रहा है नकली नोट का। मेरे पीछे खड़े एक चचा बोले, इलाके में पूरा का पूरा गिरोह घूम रहा है। खैर क्या कर सकता था। मैंने दूसरे नोट के लिए बटुआ खोला तो सिर्फ 2000 का नोट था, लेकिन टिकट बाबू के पास चेंज थी नहीं। अरे भाई क्या मसला है आपका? कहते हुए वो लड़की लाइन से निकलकर करीब आ गई। सबकी ट्रेन छुड़वाएंगे क्या? उसने अदा से गर्दन झटक कर कहा तो मेरे दिल के आउटर पर खड़ी इंटरसिटी सीटी मारने लगी। वो एक्चुअली 500 का नोट नकली निकल गया। मेरे पास सिर्फ 2000 का नोट है और इनके पास 1500 चेंज है नहीं। मैंने एक सांस में परेशानी बताई। वो कुछ सोचने लगी, शायद मदद की तरकीब। जबान से ऊपर वाला होंठ छूते हुए वो जिस तरह सोच रही थी, इस दुनिया पर मेरा यकीन बढ़ने लगा था। 1 मिनट कह के वो वापस गई और लाइन में खड़े एक बुजुर्ग अंकल आंटी से बात करके वापस आ गई। ये लीजिए 1500 हैं, 2 नोट अंकल आंटी के और एक मेरा। ये 1500 रख लीजिए और 2000 के नोट से 4 अलग अलग टिकट खरीद लीजिए, सिंपल। वो तो ब्यूटी विद ब्रेन थी, बिल्कुल बिल्कुल वही जिसकी मुझको तलाश थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ देर बाद अपनी सीट पर लेटे हुए मैंने फोन निकाला और अनूप को मैसेज किया, घर आके बताऊंगा आज कौन मिला, यकीन नहीं करेगा तू। पूरे रास्ते मुझे उम्मीद थी कि ट्रेन रुकने पर स्टेशन पर शायद वो दिख जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर कुछ देर बाद रिक्शे पर बैठा हुआ मैं घर पहुंचा तो अनूप दरवाजे पर था। कौन मिला बताओ, हैं बताओ यार। उसने हड़बड़ा कर पूछा तो मैंने स्टाइल से कहा, अम्मा बता रहे हैं, रुको। कितना हुआ भैया तुम्हारा? मैंने 500 का नोट रिक्शे वाले की तरफ बढ़ाया। उसने नोट गौर से देखा और बोला, इमा गांधी तो है नहीं है। मैं चौंका। नोट नकली था। जल्दी से दूसरा और फिर तीसरा नोट देखा, सब नकली थे। मुझे याद आई लाइन में खड़े उन चच्चा की बात। भैया पूरा गिरोह चल रहा है नकली नोट का, पैसे हम दे रहे हैं, मिला कौन था बताओ? अनूप बटुआ खोलते हुए बोला। मैंने सामान उठाया और सुस्त कदमों से अंदर जाते हुए धीरे से कहा, अरे कोई नहीं, कंफ्यूजन हो गया था। मुझे लगा कोई और है, लेकिन वो कोई और ही था। बस इतनी सी थी ये कहानी।